पाकिस्तान को जोरदार झटका। जी हां, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकाला जा चुका था, ऐसी खबर हमें मिली तो हमने फौरन अपडेट निकालना शुरू किया। पहले ये खबर आई देखिए, जिसमें भारत के कई अखबारों ने छाप दिया सीधा सीधा ऑनलाइन कि FATF ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया है। लेकिन जब हमने ये पूरी पड़ताल करी तो होते होते ये बात सामने आई कि ऐसा नहीं है। हालांकि चाइना, मलेशिया और कई अंदर से देशों ने चुपके से भीतर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की पूरी मदद करी, जिसमें तुर्की भी शामिल था। लेकिन बहुत बड़ा झटका ये लगा कि सारी कोशिशें फेल हुई और पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में शामिल है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। इस खबर में काफ़ी कन्फ्यूज़न थी। जी हाँ, कुछ घंटे पहले तक ये खबर आई कि ग्रे लिस्ट से निकल गया है। पाकिस्तान में भी कई तरह की खबरें चली, किसी चैनल ने कुछ लिखा, किसी अखबार ने कुछ बताया, किसी पॉलिटिशियन ने कुछ लिखा। लेकिन मामला होते होते ये आया है, और माफ़ कीजिएगा जब यह खबर आप देख रहे हैं और इस वक्त कोई और फैसला आ गया हो तो इसमें हमारी गलती नहीं है। जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब हम आपके लिए शूट कर रहे हैं, इस वक्त तक ये खबर कंफर्म है। आपकी स्क्रीन पर सबूत देखिए, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल है अभी भी। जी हाँ, 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की जो GDP है वो नीचे गिरने लगी। पाकिस्तान को पूरी दुनिया से जो सहायता मिलती थी पैसों की, वो भी बंद हो गई। लोन जो कम ब्याज दरों पे मिलता था वो भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया। पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया और पाकिस्तान एक दो देशों पर, खासकर चीन पर निर्भर हो गया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि आप खुद देख रहे हैं। ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए इमरान खान ने अलग अलग देशों के साथ, सभी देशों के साथ अपने रिश्तों को ठीक किया। इमरान खान ने मेहनत तो काफ़ी करी, लेकिन इसके बावजूद आखिर आते 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 उनके ही हाथ से सरकार छीन ली गई, जिसके बाद पूरे ही पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं और मामला बेहद गंभीर हो चुका है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में अभी भी शामिल है। सन 2018 से आज ये 2022 का दिन आ गया है, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान शामिल है, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम, वहाँ की सरकार बेहद गरीबी रेखा से नीचे गिर चुकी है। वहीं मैंने आपको बताया था कि TTP ने अलग देश की मांग कर डाली है, मतलब एक अलग एरिया मांग लिया है जहाँ पर वो तालिबान की तरह अलग शरिया कानून लागू करेगा। अगर शहबाज शरीफ ये बात मान लेंगे तो कुछ जो लोग चंद साथ उनके हैं वो भी उनका साथ छोड़ देंगे और एक काला धब्बा लग जाएगा शहबाज शरीफ के मुंह पर और उनकी सरकार पर कि भाई साहब, पाकिस्तान के दो टुकड़े करवा दिए इस आदमी ने। अब इसी वजह से शहबाज शरीफ ने TTP को नरम करने के लिए तालिबान दर्जनों मौलवी भेजे हैं कि जाके आप तालिबान को समझाइए कि वो TTP को समझाएं, क्योंकि TTP से पाकिस्तान की फौज हो या पाकिस्तान की सरकार थर 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 कांपती है, क्योंकि TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान हर जगह पाकिस्तान में फैली हुई है। जब ये TTP सड़कों पर उतर आते हैं तो सरकार के पसीने छूट जाते हैं। अब देखना यह है कि तालिबान पाकिस्तान के भेजे हुए मौलानाओं को क्या जवाब देता है। दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान ने चिंता जताई है, क्योंकि ईरान में बाल मजदूरी बढ़ गई है, यानी कम उम्र के बच्चे अब वो होटल्स के अंदर, दुकानों के अंदर, ठेलों पर, सड़कों पर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। और ये क्यों हुआ है, उसकी वजह अफगानिस्तान की तालिबान सरकार बताई है। तालिबान से डर कर जो अफगानी फैमिलीज ईरान पहुंच गए हैं, अब उन फैमिली को चलाने के लिए घर के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दुकानों पर, ऐसी वैसी जगह पर काम करने लगे हैं, जिससे बाल मजदूरी बढ़ गई है। अब ईरान को चिंता है इसकी और ईरान ने काफ़ी इस पर दुख जताया है। अब आप समझ लीजिए कि तालिबान के आने के बाद क्या क्या हो रहा है। स्क्रीन पर इस शख्स को देखिए, जो एक हैंडसम टाइप का इंसान आपको एंकर नज़र आ रहा है, जो कि एंकर था, पढ़ा लिखा था,
तालिबान के आने के बाद यह एंकर अब सड़क के किनारे भूखा बैठा हुआ है। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, कपड़े पहनने के लिए इसके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं और इसके पास अब इसका अपना मकान भी नहीं रहा है। वहीं पर आपको बताओ, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चीन ने भारत और अमेरिका को जोरदार झटका दे दिया है। स्क्रीन पर ये दैनिक भास्कर का अपडेट देखिए। हाफिज सईद का बहनोई है मक्की। ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो इंसान है इसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की। भारत का इल्ज़ाम है कि टेरर फंडिंग करता है। ये जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में ये शामिल रहा है। और हाफिज सईद, ये देख रहे हैं आप राइट साइड, ये पूरी दुनिया में पहले से ही आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। 26/11 मुंबई टेरर अटैक में ये मास्टरमाइंड है और कई आतंकी संगठनों से ये इंसान जुड़ा हुआ है। ये पूरी दुनिया में आतंकवादी घोषित है। अब अमेरिका और भारत ये चाह रहे थे कि अब्दुल रहमान मक्की यानी हाफिज सईद का बहनोई जो है इसको भी पूरी दुनिया में आतंकी घोषित किया जाए। ये प्रस्ताव अमेरिका और भारत ने जब यूएन में पेश किया तो भाई साहब चीन ने टांग अड़ा दी और चीन ने खिलाफ वोटिंग करके भारत और अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दोस्तों, एक ग्रुप है जिसका नाम है ब्रिक्स, जिसमें 5 देश हैं। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स, जी हाँ। 23 जून जो आने वाली है, 23 जून को इस ब्रिक्स ग्रुप की चीन के अंदर मीटिंग है। देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और रूस के प्रेसिडेंट वहां पहुंचते हैं या नहीं, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुलाकात करेंगे, क्योंकि चीन भारत इस वक्त अटके हुए हैं। देखना यह कि आगे होगा क्या। अब आपको बता दूं कि अमेरिका ने भारतीय जनता पार्टी और भारत की इस सरकार के बारे में बड़ा खुलासा किया है। वाशिंगटन की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि सीएए के प्रदर्शन से लेकर किसान आंदोलन, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रदर्शन और ये अभी जो चल रही है अग्निपथ हिंसा, इन सभी को मिलाकर भारत सरकार का यानी भारत का 646 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। और दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हैं कि सीएए हो, किसान बिल हो, कृषि बिल या फिर यह अग्निपथ परियोजना हो, यह सब बीजेपी के गलत फैसले, जैसे एक और नुपुर शर्मा का जो कांड हुआ जिसने अपने मुंह से हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करी, सबसे बड़ी उसने गलती करी। इन सभी गलतियों की वजह से करोड़ों खरबों का भारत का नुकसान हुआ है। गलत सोच, गलत जुबान और गलत नियत की वजह से। वहीं आपको बता दूं, अमेरिका के अलाबामा में एक बार फिर से फायरिंग हुई है, जिसमें 2 मारे गए हैं और 1 बुरी तरह से घायल है। तस्वीर में आपको नहीं दिखा सकता हूं, वीडियो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दूं, अमेरिका में अभी भी लगातार हालात तनावपूर्ण हैं। कहीं भी कभी भी गोली चल जाती है। कभी सड़क पर गोली चल रही है, कभी स्कूल के अंदर गोलीबारी हो रही है, कभी चर्च के अंदर। हालात भाई अमेरिका के भी बड़े बुरे हैं। अमेरिका की पाबंदियों की वजह से वेनेजुएला की जो फ्लाइट्स थी वो कतर नहीं जा सकती थी, कतर से उधर भी नहीं जा सकती थी वेनेजुएला। अब आपको बता दूं, वेनेजुएला ने ऐलान किया है कि कतर से मीटिंग के बाद अब कतर और वेनेजुएला दोनों अब एक दूसरे की फ्लाइट आने जाने देंगे। कतर का अपना नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है, LNG। अब चीन से कोशिश कर रहा है बातचीत करके कतर कि चीन उसमें इन्वेस्ट करे। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चाइना उसमें इन्वेस्ट तो कर देगा, लेकिन चीन और कतर की दोस्ती कई देशों को खटक सकती है। अजरबैजान ने एक बार फिर से आर्मीनिया को धमकी दी है। आर्मीनिया वो खस्सी है जो मौके पर तो लड़ेगा नहीं, लेकिन जब अगला आदमी दूसरे काम में लगा होगा तो पीछे से जाके सींग मार देगा। अब यही काम आर्मीनिया ने किया है। पिटते हैं, जलील होते हैं, रोते हैं, पीछे हटते हैं, मौका देखते हैं, फिर उठते हैं, फिर हरकतें करते हैं। तो भाई ये लातों के भूत हैं। कुल मिला के अब अजरबैजान पर लगातार आर्मीनिया इल्ज़ाम लगा रहा था कि हमारी जगह पर, इस जगह पर कब्जा कर लिया, जबकि आर्मीनिया की वो कभी जगह थी नहीं।
आर्मीनिया ने एक ज़माने में वहाँ पर कब्जा किया था। तो इन्हीं सब बयानबाजी पर आज़रबाईजान भड़क गया और आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को कहा कि अगर अब कोई सवाल खड़ा किया, अब कोई इशू बनाया, तो हम तुम्हारे इलाकों में जो तुमने गलत तरीके से हासिल किए हैं उस पर सवाल खड़ा करके मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब सऊदी अरब ने इजराइल की ज़बान का इस्तेमाल किया है। हिजबुल्लाह से हवा संट होती है इजराइल की। हिजबुल्लाह लेबनान के एक ग्रुप के लीडर, और ये ग्रुप हसन नसरुल्लाह उसके लीडर, उनकी ही वजह से इजराइल की सिट्टी पुट्टी गुम रहती है। अब इजराइल और सऊदी अरब एक साथ हैं, आपको 1000 मरतबा समझा चुका हूं और अब सबूत भी दे चुका हूं। कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है, इजराइल खुद मुंह से बात कह चुका है, अरब भी कहीं ना कहीं इस बात को आड़े टेढ़े शब्दों में एक्सेप्ट कर चुका है। अब सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने नए इजराइल दोस्त के लिए लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह यानी हसन नसरुल्लाह अराजकता फैला रहे हैं, हमें लेबनान की मदद करनी चाहिए और लोगों को हिजबुल्लाह से दूर रहना चाहिए। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर अमेरिका ने इनडायरेक्ट तरीके से बैन लगाया है, तोड़ने की कोशिश की है। अब फौरन रिएक्शन ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का आया है। उन्होंने कहा है कि मैं हैरान हूं इस अमेरिका के दोगले रवैये से। एक तरफ तो वह कहता है कि हम बातचीत करके रिश्ते सही करना चाहते हैं और दूसरी तरफ से वो पाबंदी भी लगा रहा है। दोस्तों, दोगले की दूसरी मिसाल अमेरिका है, बाकी पहला कौन है वो आप जानते हैं, अग्निपथ। अग्निपथ भाई बहनों, समझ रहे हो। वहीं अब यूएई ने ईरान को झटका देते हुए अमेरिकी एजेंसी का साथ दिया है और कहा है कि हमें उम्मीद है कि ईरान वो डेटा, वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए और मिलकर आईएईए के साथ काम करे और उनके सारे सवालों का जवाब दे और उनको कोऑपरेट करे। और आप जानते हैं आईएईए और अमेरिका और इजराइल नहीं चाहेंगे कि ईरान परमाणु ताकत हासिल कर ले। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।